तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या आप सभी तैयार हैं? कमेंट करके हमें जल्दी से बताइए। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि रोज़ शाम को 7 बजे आप सभी लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर के सॉल्यूशन की क्लास प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप सभी लोगों को फिजिक्स और मैथ का जो है अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, तो अनसॉल्व्ड पेपर का मतलब ये है कि जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र हैं प्रीवियस ईयर के, वो आप सभी को सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को 2023 का सेट नंबर जो 1 है वो आप सभी को सॉल्व करा दिया गया है और आज हम सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने आप सभी के समक्ष लिख भी दिया, सेट नंबर 2 2023 का है और कोड सेट का क्या नाम है आपका? बीटी। अगर आपके पास किसी अन्य प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पर कोड देख लेना है, बस बीटी कोड होना चाहिए, वही आपका सेट आपको सॉल्व कराया जा रहा है 2023 का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा खंड आ। क्या आएगा भाई? खंड आ। खंड आ में क्या होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, एक पेपर आप सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत हल्के प्रश्न नहीं होते हैं, आपको समझना होता है कि आप देखते ही टिक लगा दो क्या सही हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको समझ कर पहले पढ़ना है। देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपका ये है कि 1/1 म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। देखिए ये बात आप सभी लोगों ने गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में भी पढ़ी है। ठीक है, वहां पर भी आप लोगों ने निगमन किया है कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है भैया? c² होता है। और आप सभी लोगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगों का भी मैंने 1 शॉट क्लास दिया था, उसमें बताया है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो प्रकाश की चाल से चलती हैं, यानी c से चलती है, और c बराबर होता है आपका 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। वहां पर भी ये बात बताई गई। तो अगर आपको 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो ये चीज होती है c, यानी प्रकाश की चाल के, और प्रकाश की चाल का मात्रक होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि c का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताइए किसी को कोई दुविधा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मानते हैं आप सभी? चलिए बढ़ते हैं खा पार्ट की ओर, पहले के खा पार्ट की ओर। पहले के खा पार्ट में बताया जा रहा है कि समीकरण, आपको समीकरण दी गई E बराबर PC। आप सभी लोगों ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर पढ़ा है, मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है। तो E बराबर PC में आपको बताया गया E जो होती है वो फोटान की एनर्जी होती है, यानी फोटान की ऊर्जा होती है। P जो होता है फोटान का संवेग होता है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये फोटान का ही संवेग है? क्योंकि फोटान, देखिए जो फोटान होते हैं वो प्रकाश की चाल से चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो चाल दी गई है वो c, यानी प्रकाश की ही चाल दी गई है। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। तो यहाँ पर जो c है ये प्रकाश की चाल है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर E बराबर जो PC सूत्र है, इसमें जो E है ये फोटान की एनर्जी है, जो P है ये फोटान का संवेग है, और जो C है ये फोटान की चाल है। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि E, P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग और प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं। साफ साफ लिखा भी है कि प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं। तो लागू कब होगा? देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को आप सबसे पहले अच्छी तरीके से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन व फोटान के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन व फोटान के लिए ये सूत्र है कि नहीं है? आगे देखिए, फोटान के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। हाँ, तो ये सही है आपका, क्योंकि ये फोटान के लिए ही दिया गया है, तो ये फोटान के लिए तो लागू होगा। ठीक है, ये फोटान के लिए क्या होगा भाई? लागू होगा, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है। ठीक है, और आवेशित कण की जो चाल होगी वो आपको V से प्रदर्शित करना होगा। तो यहाँ पर तो चाल को C से लिखा गया, अर्थात ये फोटान के लिए ही लागू होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे गा पार्ट की ओर, है ना, बिना समय को लॉस किए हुए। गा पार्ट में दिया गया है कि जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो दोनों की चालकता बढ़ जाती है। नंबर 1, दोनों की चालकता घट जाती है, धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की जो चालकता है वो घट जाती है। धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ये तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो अर्धचालक होता है उनका ताप बढ़ाने पर जो उनकी चालकता होती है वो बढ़ जाती है। अब देखिए मैं आपके समक्ष एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप हीटर देखे हैं, ठीक है, हीटर देखे, ये बल्ब देखे हैं, विद्युत इस्त्री देखे हैं। जब आप क्या करते हो, इसको, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनका क्या होता है? इनका ताप जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ठीक है, और अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है जो प्रतिरोध होता है वो चालकता के क्या होता है भैया? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोध, या प्रतिरोध बराबर 1/चालकता। ये सूत्र होता
होता है कि नहीं होता? तो जहां पर प्रतिरोध बढ़ेगा वहां पर चालकता क्या हो जाएगी भैया? कम हो जाएगी। और जहां पर प्रतिरोध घटेगा वहां पर चालकता क्या हो जाएगी भैया? आपकी बढ़ जाएगी। ये घटेगा ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगा ये घट जाएगी। विद्युतमानुपाती में ही तो रिलेशन होता है। तो इन्होंने ये कहा कि जैसे धातु के ताप में वृद्धि की जाएगी तो धातु के ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, और उस बढ़ने से धातु की जो चालकता होगी वो हो जाएगी कम। तो जिस ऑप्शन में पहले देखिए चालकता किसमें कम होती है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 में धातु की जो चालकता है वो घट जाती है। और अर्धचालक की मैंने अभी बताया ही कि ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक का जो क्या होती है चालकता होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने पढ़ा अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक व अचालक पदार्थों के बीच में होती है। ठीक है ना, अर्थात जब तक उसको हम ताप नहीं देंगे ठीक उसकी चालकता नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? आगे चलिए बात करते हैं घा पाठ। ठीक है, ये गा हो गया, घा पाठ की ओर बढ़ते हैं। घा पाठ में कहा जा रहा है कि दर्शाए गए चित्र में, देखिए यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है और ये देखिए पीएन संधि डायोड का फिगर है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और गलती कर जरूर देंगे आप, तो गलती ना करें इसलिए इसको समझ लीजिए एक बार। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसको पहले ध्यान से समझिए। पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये पी को प्रदर्शित करता है, ये एन को। ठीक है, और आपने देखिए दो चीजें पढ़ी हैं, एक अग्रवनत और एक पश्चवनत। अग्रवनत में क्या होता है कि जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से कनेक्ट करते हैं और ऋण सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट करते हैं, मतलब एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट करते हैं, तो ये कहलाता है अग्र अभिनत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अग्र अभिनत या अग्र दिशिक। जब इसी पीएन संधि डायोड, ये जो पीएन संधि डायोड है ये इसका पी सिरा होता है, ये एन होता है, पी सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से उल्टा मतलब कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस या पश्च अभिनत या पश्च दिशिक, है ना, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि पश्च दिशिक में क्या होता है कि धारा नहीं प्रवाहित होती है, अग्र दिशिक में क्या होता है धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, पश्च दिशिक में जो धारा है वो नहीं प्रवाहित होती है। कारण इसका देखिए जो विभव जो बीच में अवक्षय परत होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ने की वजह से पश्च दिशिक में या पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये पीएन संधि डायोड है इसका पी सिरा देखोगे तो ये आकर बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्ट है और ये बड़ा वाला होता है धन ध्रुव। ठीक है, इससे कनेक्ट है। यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध और यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध है। अगर पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है रिवर्स बायस है। क्या भाई? रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में क्या होता है पीएन संधि डायोड में धारा नहीं प्रवाहित होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऊपर इतने भर में धारा नहीं प्रवाहित होगी। जब धारा नहीं प्रवाहित होगी तो हम क्या तुल्य प्रतिरोध निकालते समय उसको छोड़ देते हैं। जैसे संतुलन की स्थिति पड़ी, वी डिस्टेंस सेतु के संतुलन की स्थिति, बीच में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसको तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद नहीं लिया जाता है। उसी तरीके से जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही, इसलिए ये तुल्य प्रतिरोध में नहीं लिया जाएगा। अगर इसमें धारा प्रवाहित होती तो इन दोनों को समांतर क्रम में ले लेते हैं, लेकिन इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही इस वजह से इसे नहीं लिया जाएगा। इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका 10 ओम होगा। ठीक है, आप गलती नहीं कीजिएगा। हाँ, इन दोनों को समांतर क्रम में तब लिया जाएगा जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, अर्थात ये अगर अग्र अभिनत में अगर जोड़ दिया जाए, यहाँ प्लस हो जाए या माइनस, तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 5 ओम आएगा समांतर क्रम में लेने पर। आ रही बात समझ में? इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही है क्योंकि ये आपका पीएन संधि डायोड जो है रिवर्स बायस में है, अर्थात पश्च अभिनत में है, और पश्च अभिनत में पीएन संधि में कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होती है। इसलिए इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि 10 ओम हो जाएगा। बताइए, बात क्लियर हुई? उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है एक ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं, इसे हम नहीं सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं चा पार्ट की ओर। ठीक है, 6वां क्वेश्चन। चा पार्ट में बोला गया है कि एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिनसे यह अधिक गर्म नहीं होता है या अधिक धारा नहीं लेता है या अधिक धारा नाप सकता है या मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे कि यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। ओके, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बताइए, बहुविकल्पी सारे प्रश्न सॉल्व हुए और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं खंड बा की ओर। कहां पर बढ़ेंगे भाई? खंड बा की ओर। खंड आ हमारा सॉल्व हो गया। खंड आ में सारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे खंड बा को। खंड बा के पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। खंड बा के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। 2 का पार्ट सॉल्व करते हैं। लिखा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। आप सभी लोगों को पता है कि न्यूनतम जो कोणीय संवेग होता है, बोहर की परिकल्पना नंबर 2 याद कीजिए। न्यूनतम कोणीय संवेग, न्यूनतम कोणीय संवेग
बोहर ने क्या बताया था, h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, है ना। जो कोणीय संवेग जो होता है वो कितना होता है, h/2 होता तो nh/2 है, ये भी आपको पता है, जहाँ n होती है क्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो इन्होंने कहा कि न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए, न्यूनतम कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, h/2, जहाँ पर सभी विद्यार्थियों को पता है कि h क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, यानी प्लांक कांस्टेंट होता है। और इस प्लांक नियतांक की वैल्यू भी आप सभी को याद होनी चाहिए, 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ओके, चलिए ये एक नंबर का बहुत ज़्यादा आपको बहुकाल लिखना, मिलेंगे आपको एक ही नंबर, ठीक है। चलिए खा पाठ की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी एक नंबर के क्वेश्चन में आधा पन्ना लिख डालते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे आपको। 5 नंबर वाले प्रश्नों में जितना लिख, देखिए 3 नंबर वाला प्रश्न है तो 3 नंबर के हिसाब से लिखना है, 5 नंबर वाला प्रश्न है तो 5 नंबर के हिसाब से लिखना है। जितना प्रश्न पूछा जाए उतना जवाब देना है, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जितने विद्यार्थी भाई क्लास से जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं खा पाठ की ओर। इसमें बोला गया लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। कक्षा 10 में रहे तब भी आपने लेंस का प्रकाशिक केंद्र पढ़ा है, ठीक है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ चित्र के माध्यम से। ये उत्तल लेंस की मुख्य हो गई, या अवतल लेंस की मुख्य हो गई। तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, या हम कह सकते हैं लेंस की मुख्य अक्ष पर। लेंस की अगर बात करें तो मतलब उत्तल अवतल दोनों हो गया। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है इससे जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। कारण उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो ये सीधी निकल जाती है वास्तव में। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस में ये निकलती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों में एक पॉइंट आपको दिखेगा, अवतल में भी और उत्तल में भी, जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है, और इसे ही हम कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो इसकी परिभाषा आपको सरल शब्दों में लिखनी है, सुन लीजिए एक बार, क्या बोलोगे, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है या सीधी निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। याद हो गई परिभाषा, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लेंस का क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। एक नंबर में परिभाषा आई थी, फिगर बना के भी आप समझा सकते हैं। ये लेंस का क्या है भैया, प्रकाशिक केंद्र है, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे गा पार्ट की ओर, ठीक है। इसे थोड़ा रफ कर देते हैं, फिर गा पार्ट को सॉल्व करते हैं। गा पार्ट में जो क्वेश्चन है ये आपका नाभिक वाले चैप्टर से आया है और बढ़िया प्रश्न है, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका होगा गा पार्ट, दूसरे का गा पार्ट 6C12, ठीक है। और एक अगला दिया गया है आपको 6C14। अब कहा जा रहा है में कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको तत्व दिया गया है इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है, जो प्रोटॉनों की संख्या है वो आप कह सकते हो कि 6 होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी 12 - 6 बराबर कितनी हो जाएगी, 6। तो पहले तत्व में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 6 है। तथा अगर इस तत्व की हम बात करें तो इस तत्व में जो प्रोटॉनों की संख्या यानी जो प्रोटॉन है वो आपके 6 है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम परमाणु भार माइनस क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक, यानी 14 - 6 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 8। अब देखिए दोनों तत्वों में हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक तो क्या है, समान है, यानी जो प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की जो संख्या है, आंसर में क्या लिखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या क्या है भाई, समान है। परंतु दूसरे तत्व में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या है भैया, 2 अधिक है। क्या है भाई, 2 अधिक है। ये आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और घा पार्ट में क्या बोला जा रहा है, दूसरे का घा पार्ट, ये दूसरे का गा था, ये दूसरे का घा होगा। बोला गया है 1 AMU, ठीक, 1 AMU द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है। देखिए 1 AMU को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक।
इंग्लिश में बोलते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर एक यू, ठीक है, एक यू लिखिए या एक एटॉमिक मास यूनिट लिखिए। इसे बोलते हैं क्या भाई, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो होता है वो कितने द्रव्यमान के तुल्य होता है वो भी आपको आना चाहिए, 1.66 × 10⁻⁻27 kg। और इस द्रव्यमान के तुल्य जब हम एनर्जी निकालते हैं तो वो आपकी आती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आती है भाई, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। और आपसे यही पूछा गया है कि एक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान छत्ती से कितनी ऊर्जा निकलती है। आपको सीधा जवाब देना है कि 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अंगा पार्ट की ओर। तो अंगा पार्ट में ये बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और ये सदिश रूप में दिया गया 3I कैप + 4J कैप, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। उसके बाद आपको दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया 10I कैप, ठीक है। इस तरीके से दिया गया। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स निकालिए। वैद्युत फ्लक्स को φE से लिखते हैं। φE बराबर होता है वेक्टर E और इनटू में वेक्टर ए, यही तो होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, दोनों सदिश राशियाँ होती हैं। φE बराबर आपका हो जाएगा, वेक्टर ई की वैल्यू रखेंगे 3I कैप + 4J कैप। इस सदिश का डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे भाई, 10I कैप से। तो देखिए I डॉट I का मल्टीप्लाई जो होता है वो 1 होता है। I का अगर J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए I का I के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे बस। देखिए 10 इसका गुणांक है और इसका गुणांक 3 है, ये 30 हो जाएगा। I डॉट I का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 30। और मात्रक की बात करें भैया, देखो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप खुद ही देख लो, इसका मात्रक अभी आपने लिखा न्यूटन प्रति कूलम, ना आए तब की स्थिति बता रहा हूँ। और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी तो हो जाएगा। यही मात्रक लिख दीजिए, ना याद आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंगा पार्ट हो गया। अब इसमें देखिए चा पार्ट जो है वो लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, नहीं गेट का क्वेश्चन है, वो आपके सिलेबस में नहीं बचा है। हमने कह दिया आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो। अब आता है खंड सा, तीसरा खंड शुरू करते हैं। खंड बा भी आपका सॉल्व हो गया। तीसरे में आपको तीसरा प्रश्न मिलेगा, तीसरे का पार्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे 2-2 नंबर के होंगे। लिखा है He+ Z बराबर हीलियम, आपको यहाँ पर दिया गया हीलियम एक नाभिक दिया गया और इसका परमाणु क्रमांक 2 दे दिया गया। अरे ना दिया जाता तब भी हम लिख लेते हैं ना। अब इन्होंने कहा कि प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो मैं बता दूं, आप लोगों ने ऊर्जा का सूत्र भी निकाला था, -13.6 अपान में n² और यहाँ पर Z² था। जब आपने हाइड्रोजन के लिए निकाला था, हाइड्रोजन के लिए, तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन के लिए Z का मान कितना होता है, 1 होता है। और प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1 हो जाएगा। तब हाइड्रोजन के लिए आपने जब निकाला था तो ये -13.6 आया था कि नहीं आया था। आप कहोगे जी बिल्कुल आया था, n का मान 1 रखा था, Z का मान 1 रखा था। लेकिन हमको हाइड्रोजन के लिए नहीं निकालना है, हमको हीलियम के लिए निकालना है। तो हीलियम के लिए जो Z का मान है वो आपको 2 दिया गया है और n का मान भी आपका कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक n का मान यहाँ क्या दिया गया भाई, हीलियम के प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था जो प्रथम कक्षा होगी हीलियम की, वो n बराबर कितनी होगी भाई, 2 होगी। n का मान 2 रख देंगे। अब हम सूत्र लगा देंगे E बराबर -13.6 और ये आपका हो जाएगा Z अपान में n, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। E बराबर -13.6, Z का मान 2 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सूत्र क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो था एनर्जी, है, गलती नहीं कीजिएगा भाई। चलिए उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के खा पार्ट की ओर। ओके, तीसरे का हो गया, तीसरे के खा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए और अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, अब कारण समझिए इसका। इसमें एक परिभाषा पूछी गई है अपवाह वेग की। आप सभी लोग समझिएगा, अपवाह वेग को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए अपवाह वेग को हम एक देखिए अनुगमन वेग के नाम से भी जानते हैं। किससे नाम जानते हैं, अनुगमन वेग। अपवाह वेग बोलिए, ठीक, अपवाह, या इसको क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। और इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए अपवाह वेग या अनुगमन वेग को VD से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, VD से। अब
पूछा गया पहले ये कि आप ये बताइए कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा पहले हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए, आपके पास कोई चालक तार है, ठीक है, तो जब चालक तार को आप क्या करते हो, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। क्या कर देते हो भाई, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। बैटरी से कनेक्ट करने, किसी चालक तार को जब बैटरी से कनेक्ट करके क्या किया जाता है, उस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है। जब आप किसी भी चालक तार को क्या करते हो, बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, तो इसका मतलब आपने उस चालक तार के सिरों के बीच क्या स्थापित कर दिया, विभवांतर। आपके पास फैन है, फैन का आपने प्लग लिया और बोर्ड में ऐसे लगा दिया, इसका मतलब आपने क्या किया, फैन के तार के सिरों के बीच आपने विभवांतर स्थापित कर दिया। तो जो विभवांतर स्थापित करते हो, तो जो ये आपका चालक तार होता है, इस चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर एक औसत ऊष्मीय वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सबसे आसान परिभाषा बता रहा हूं। जब एक चालक तार को बैटरी के सिरों से जोड़ करके उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर क्या कर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करने लगते हैं, एक औसत ऊष्मीय वेग से गति करने लगते हैं। इसी औसत ऊष्मीय वेग को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी आपका मीटर प्रति सेकंड ही होता है, जैसे वेग का होता है। अब इसमें एक छोटी सी परिभाषा पूछी गई, और परिभाषा आपको बता देते हैं एक बार, है ना, एक बार परिभाषा आपको और बता देते हैं कि जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक औसत ऊष्मीय वेग से गति करने लगते हैं। इस औसत ऊष्मीय वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। अब एक छोटा सा रिलेशन बोला गया है कि आप ये बताइए, क्या पूछा गया, अपवाह वेग व धारा घनत्व में संबंध। जे में क्या निकालना है, संबंध, यानी वीडी और जे में संबंध निकालना है। तो आपको हम बता दें, आपने धारा घनत्व की परिभाषा पढ़ी है, क्या लिखोगे, धारा घनत्व की परिभाषा से, धारा घनत्व की परिभाषा से, धारा घनत्व की परिभाषा से, या धारा घनत्व का सूत्र आप सभी लोग जानते हो। चलिए यहाँ पर हम धारा घनत्व का सूत्र लिख देते हैं, ये मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है। धारा घनत्व जे बराबर होता है I/A। आई बराबर आपने पढ़ा है NeAVD, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और बटे में ए से ए कैंसिल हो जाएगा। जे बराबर आपका आ गया NeVD, या VD बराबर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा J/Ne। ठीक, अब इस रिलेशन में देखोगे तो VD भी आया और धारा घनत्व यानी J भी आया, और यही VD और J यानी अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या होता है, संबंध होता है। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है गा पार्ट, इसे पूरा यहाँ पर हम रफ कर देते हैं अच्छे तरीके से। ओके, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो मैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, या जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में हमें जो है ज़रूर बताएं। आगे चलिए बढ़ते हैं। इन्होंने कहा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। सबसे पहले बात हुई वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पर हम एक बना लेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तो आप सभी लोग जानते हो, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। ठीक है, तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो आपकी 2l होती है। कितनी होती है, 2l। ये एक आपके सामने मैंने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, कई बार हम डेरिवेशन आपको करा चुके हैं। ये आपका क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 2l। वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश की दिशा होती है -q से +q की ओर होती है। इसके मध्य बिंदु को हमने O मान लिया, और मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर, चूंकि अच्छी स्थिति में निकालना था तो r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P ले लिया, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, इन दोनों द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। तो हमने क्या किया, मध्य, देखो अब ये मध्य बिंदु, तो ये दूरी L होगी और ये दूरी भी L होगी, क्योंकि चूंकि इन दोनों आवेशों की जो कुल दूरी है वो कितनी, 2l है। तो हमने मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, जहां पर हमें परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होगा इसको V1 नाम दे देंगे। ये कितना हो जाएगा, वही सूत्र जो बिंदु आवेश के कारण आप निकाल चुके हैं, 1/4πε0। ठीक है, आप k भी ले सकते हो, क्योंकि अगर निर्वात वायु में नहीं तो k होगा माध्यम का परावर्तांक, और आवेश q और बटे में
आवेश प्लस क्यू से जिस बिंदु पर निकले उसके बीच की डिस्टेंस। तो प्लस क्यू आवेश से अगर डिस्टेंस की बात करें तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r है और आपको यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, मतलब ये दूरी l घटाना पड़ेगा, तो ये r माइनस एल दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो डिस्टेंस होगी वो r माइनस एल हो जाएगी। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तथा अब जो दूसरा आवेश है माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ पर निकालेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर ये कितना हो जाएगा, सूत्र लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये हो जाएगा Q अपान में इस, देखिए ये माइनस का क्यों है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और इस माइनस क्यों से जहाँ पर तक आप निकाल रहे हैं वहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, इसमें l और जोड़ दीजिए तो ये दूरी हो जाएगी r प्लस एल मीटर। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस के स्थान पर लिखेंगे r प्लस एल, लेकिन ये माइनस का है। ठीक है, अब निकालेंगे परिणामी विभव। हमको चूंकि द्विध्रुव के कारण परिणामी विभव निकालना है, तो परिणामी विभव चूंकि एक अदिश राशि है तो इसका जो परिणामी होगा वो दोनों के योग से प्राप्त होगा। अगर सदिश राशि होती है तो दिशा पहले यहाँ पर निर्धारित करते हैं, विपरीत है कि एक दिशा में है, एक दिशा में होते हैं तो परिणामी जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में होता है तो परिणामी घट जाता है। लेकिन यहाँ पर अदिश राशि है तो दोनों का परिणामी दोनों के बीजगणितीय योग से प्राप्त होगा। V1 की अगर बात करें तो हमारा आया है Q अपान में R माइनस का L, प्लस लगाएंगे। V2 की अगर बात करें तो V2 का मान आ चुका है माइनस का 1/, देखो गलती हो रही, V1 का मान आपका आ चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान में R माइनस एल, प्लस V2 का मान है माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान में R प्लस एल। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे, दोनों में कॉमन मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q भी दोनों में कॉमन मिल जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। सॉल्व करना तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से आता है। तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q, इसे सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R प्लस एल हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस R प्लस एल हो जाएगा। कारण देखिए जब R का गुणा करोगे तो ये माइनस R होगा, ठीक है, क्योंकि आगे माइनस लगा। जब L का गुणा करोगे तो माइनस एल माइनस सूत्र वाला प्लस हो जाएगा और नीचे A माइनस बी एक ब्रैकेट में A प्लस बी एक ब्रैकेट में A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पर सूत्र अप्लाई कर देंगे। बताओ किसी को कोई दुविधा? तो V बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये आपका हो जाएगा Q। देखिए यहाँ पर अगर माइनस R प्लस R है तो जीरो हो जाएगा, एल ऊपर कितना हो जाएगा 2L और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ऊपर देखिए Q इंटू में 2L। आप सभी को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की जो दूरी 2L होती है, इसका जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P कहलाता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए अब R और L दो दूरियां हैं और R जो दूरी है वो बड़ी है किसकी तुलना में, L की तुलना में, तो लिखेंगे R बड़ी है किसकी, L की तुलना में। और डेरिवेशन में क्या करते हैं, जो अल्प दूरियां होती हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं, अर्थात ये हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये हो जाएगा Q अपान में। हम L को छोड़ देंगे क्योंकि ये R की तुलना में बहुत छोटी दूरी है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब निर्वात अथवा वायु के लिए आप K का मान 1 रख देना, निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो V बराबर आपका व्यंजक निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट लिख देना, अर्थात अच्छी स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखिए Q लिख दिया, ये P होगा भाई, P अपान में R स्क्वायर। ठीक है, बताइए सभी को डेरिवेशन समझ में आ गया? आप कहोगे जी बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, है ना। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है, घ पार्ट है कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। हालांकि कल के सेट में भी मैंने आपको द्रव्य तरंगे बताया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। देखिए डी ब्रोगली ने क्या बताया था, डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण तरंग और कण
के लाक्षणिक गुण को प्रदर्शित करता है। जो आपका विकिरण यानी जो प्रकाश होता है उसमें कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इन्होंने बताया डी ब्रोगली ने कि जिस प्रकार विकिरण में तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो द्रव्य कण होते हैं, द्रव्य कण को भी तरंग प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। यानी द्रव्य कण जो होते हैं उनको भी तरंग प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। अर्थात गतिमान अवस्था में जो प्रत्येक द्रव्य कण होता है उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे हम डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। समझ रहे हो? और उनकी तरंग दैर्ध्य को हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एकदम बहुत आसान परिभाषा है। आपको बोलना है डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण जो होता है तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, उसी तरीके से जो द्रव्य कण होते हैं, द्रव्य कण को भी क्या होना चाहिए? द्रव्य कण को भी तरंग प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। अर्थात जो गतिशील द्रव्य कण होता है उसमें क्या होती है? तरंग संबद्ध होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, और उसकी तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य उसका व्यंजक क्या होगा? तो कल मैंने इसका व्यंजक भी निकाला था, थोड़ा सा रफ करके यहाँ पर आपको बताते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक बहुत आसान था। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लैम्डा बराबर आया था एच अपान में कितना भैया आया था? एच अपान में पी आया था। ठीक है, एच अपान में पी, जहाँ पी क्या था? फोटॉन का संवेग, लैम्डा क्या थी? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, और एच क्या था? प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड होती है। आज की क्लास में मैंने क्या किया? आज की क्लास में डी ब्रोगली समीकरण यही है। आज की क्लास में मैंने क्या किया, और गतिज ऊर्जा के सूत्र, गतिज ऊर्जा के पदों में भी मैंने ये निकाला था। ठीक है, लैम्डा बराबर आया था एच अपान में √2m के। ठीक है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक है। अब आज की क्लास में मैंने आप लोगों को खंड आ, खंड बा, खंड सा सेट नंबर 2 का सॉल्व कराया, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छी तरीके से इतने क्वेश्चनों को समझ लिया होगा बेस्ट तरीके से। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों के साथ आप सभी को हम मिलते हैं, और ऐसे ही क्लास पर बने रहिए। आपको बोर्ड एग्जाम तक कहीं पर भी नहीं जाना है, और भटकना तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ आप बस अटेंड करते जाइए, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में अपना देखिएगा आपका जलवा क्या होगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।